वेलकम बच्चों हमारे और आपके YouTube चैनल क्वांटम क्विप्स के एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले क्लास का एक कंटिन्यूशन करेंगे और ये होगा लेक्चर 2 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर। तो इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो लिखा गया है लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। इसका मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज आमने सामने हुए या फिर दो नेगेटिव चार्ज आमने सामने हुए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, या फिर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आमने सामने होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एडिटिव इन नेचर, यानी कि चार्ज को हम लोग नॉर्मल जो एल्जेब्रिकल रूल होते हैं उनसे हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तीसरा पॉइंट जो है ये है बच्चों स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये होगा तुम्हारा एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। लेकिन बच्चों आज की डेट में हमें पता है और हम लोग जब हायर स्टडीज में जाएंगे तब भी पता चल जाएगा और भी डिटेल्स में कि ये सही नहीं है। तो फिर हम लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है ऐसा? क्योंकि बच्चों एक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। तो क्वार्क के अंदर पे बच्चों फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी होते हैं, यानी कि 2/3, 1/3 ऐसे चार्ज होते हैं। लेकिन क्वार्क्स का जो कंसेप्ट है बच्चों वो हायर स्टडीज वाला कंसेप्ट है, एलिमेंटरी पार्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में आते हैं, तो उनका कंसेप्ट है जो कि क्लास 12 का हमारा जो सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए बच्चों हम लोगों को अभी यही पढ़ना है कि एक बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल हो सकता है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चौथा क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि बच्चों एक एटीएम का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एटीएम पे गया और मुझे ना बच्चों 500 रुपीज एटीएम से विड्रॉ करना था, तो मैंने वहां पे 500 पुट किए और आउटपुट में मुझे 500 का नोट मिल गया। कोई दूसरा बंदा गया, उसको 200 रुपए का जरूरत था, तो वो 200 वहां पे इनपुट दिया, उसको आउटपुट में 200 रुपीज का नोट मिल गया। लेकिन बच्चों मान लो कि अभी मुझे 750 रुपीज चाहिए, तो क्या मुझे मिल सकता है 750 रुपीज? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि एटीएम का जो भी मशीन है वहां से 50 रुपीज का या 10 रुपीज का या 20 रुपीज का कोई भी नोट आउटपुट में नहीं देखने के लिए मिलेगा। मिनिमम कितना देखने के लिए मिलेगा? 100 देखने के लिए मिलेगा। यानी कि तुम्हें जो भी अमाउंट वहां पे एंटर करना है दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 100। तो यहां पर जैसे कि तुम्हारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी बॉडी में टोटल कितना चार्ज है वो होगा तुम्हारा मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज कंजर्व। वो किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा तुम्हारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वहां पे टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। वो नहीं तो क्रिएट होगा, नहीं तो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऊपर वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों आ गया क्वेश्चन, is a charge of 4.5 into 10 to the power minus 19 कूलम possible? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो चलो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे बच्चों? हम लोग चेक करेंगे कुछ ऐसे। तो Q इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 4.5 into 10 to the power minus 19 कूलम, और क्वांटाइजेशन से हमें पता है कि Q इक्वल्स टू होता है N into E, that equals to 4.5 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो n into 1.6 into 10 to the power minus 19
दैट इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो 10 टू द पावर माइनस 19 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया। n इक्वल्स टू आ गया 4.5 डिवाइडेड बाय 1.6। डेसिमल उठ गया, डेसिमल उठ गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली मिलेगा 2.8 के बराबर। तो इसका मतलब ये जो n का वैल्यू आया इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्वांटाइजेशन ने बताया कि n इक्वल्स टू एक इंटीजर वैल्यू होने चाहिए, लेकिन हम लोग जब यहाँ पे क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई किए तब हम लोगों को n इक्वल्स टू एक फ्रैक्शन मिला या फिर एक डेसिमल वैल्यू मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर कोई वैल्यू n इक्वल्स टू 3, 2, 5 या कुछ भी आ जाते, यानी कि इंटीजर वैल्यू आ जाते, तो हम बता देते कि हाँ ये वैल्यू, ये इतना चार्ज पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन आया समझ में बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं अभी। तो बच्चों देखो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ। द ग्लास रॉड acquires a charge of 19.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. Find the number of electrons lost by the glass rod and number 2 find the loss of mass by the glass rod. याद करो बच्चों, मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो चीज को हम लोग रैप करेंगे तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक में नेगेटिव चार्ज आएगा। पिछले वीडियो अगर नहीं देखे बच्चों तो पहले पिछले वीडियो देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो में आओ। तो वहां पे मैंने एक सीरीज के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, और मैंने बताया था कि वहां पे जो भी मटेरियल्स ऊपर की तरफ होंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्योर होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जो भी मटेरियल नीचे की तरफ होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज एक्योर करेगा। तो यहाँ पे वो सीरीज में देखो, ग्लास है ऊपर की तरफ और सिल्क है नीचे की तरफ, इसीलिए ग्लास को पॉजिटिव चार्ज मिला और सिल्क को नेगेटिव चार्ज मिला। अभी कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा बच्चों दोनों के नेचर के ऊपर, हम किस तरीके से रैप कर रहे हैं उसके ऊपर, कितने देर तक रैप कर रहे हैं उसके ऊपर, इन सब के फैक्टर्स को बड़ा डिपेंडेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्लास रॉड को जो चार्ज मिला है वो है 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अभी क्वेश्चन ये है कि वो उतना पॉजिटिव चार्ज एक्योर कैसे किए? उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिए। कहां पे फेंके? सिल्क के पास फेंके। तो अभी तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि ग्लास रॉड ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंका था, तो वो पहले फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल Q इक्वल्स टू होने चाहिए थे Ne। अभी Q कितना आया है? तुम्हारे पास आया है 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दैट इक्वल्स टू n इंटू 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहां से आ गया बच्चों 19.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इक्वल्स टू n। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा बच्चों 12, ये आ जाएगा 12, यानी कि n इक्वल्स टू 12 आ गया। यानी कि जो ग्लास रॉड ने 12 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लॉस किया था। अभी दूसरा क्वेश्चन, मैंने एक और चीज बताया था पिछले वीडियो में कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वहां पे मास का भी हेरफेर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास तुम्हारा एक छोटा सा मास प्रेजेंट रहते हैं जिसका वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। अभी 12 इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर हुआ है, तो 12 इलेक्ट्रॉन का जितना भी मास होगा वही मास ग्लास ने लूज किया होगा। तो ग्लास ने कितना मास लूज किया? क्वेश्चन नंबर 2, ग्लास ने मास लूज किया डेल्टा एम, चेंज इन मास। ग्लास ने मास लूज किया 12 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 केजी के आसपास। तो बच्चों ये जो मास है ना, ये बहुत ही नेग्लिजिबल मास है। तो इतना नेग्लिजिबल मास होने की वजह से हमें प्रैक्टिकल लाइफ पे उतना ज्यादा पता चलते नहीं है। जैसे कि मैंने दो मटेरियल्स को ऐसे रैप किए और एक में पॉजिटिव आ गया, एक में नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव जिसमें आया बच्चों वो थोड़ा सा हेवी हो जाएगा और जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आया था वो तुम्हारा थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा। लेकिन ये जो मास का डिफरेंस है बच्चों, ये इतना माइनर होता है कि हमें
प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ज्यादा पता चलते नहीं है। तो ये समझ में आया बच्चों? तो ये समझ में आने के बाद हम लोग कुछ एक और तरीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बच्चों हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चों फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे तुम्हें फिजिक्स में मैथ का भी फील मिलेगा, जो तुम क्लास 11 से हर एक स्टेप पे उसका फील ले रहे थे, क्लास 12 में और भी ज्यादा मिलेगा, और केमिस्ट्री का भी फील मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन पे हम लोग केमिस्ट्री ढुकाएंगे यहाँ पे। तो केमिस्ट्री को कैसे यहाँ पे हम लोग घुसाएंगे, देखो तो केमिस्ट्री यहाँ पे यूज होगा मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन सब में। तो बच्चों वाटर का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो वो आएगा H2O, यानी कि बच्चों एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना आएगा बच्चों? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो दो हाइड्रोजन के पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पे आएगा बच्चों 10। अभी बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पता कर लेते हैं सबसे पहले। चलो पता कर लेते हैं। तो तुम्हें कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले कि 100 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 by 18 मोल ऑफ वाटर। मोल कंसेप्ट क्लास 9, अगर याद नहीं है तो पहले क्लास 9 का बुक खोलो, मोल कंसेप्ट पढ़ो, समझो, फिर वापस आओ। मजा कर रहा था बच्चों। तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट किया जाते हैं ना, जितना मास वहां पे गिवन है डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 18 आ जाता है। ठीक है, अच्छा तो 100 by 18 आ गया। इसको छोटा करेंगे छोटा कर दो, ये 9 ये 50, तो ये आ जाएगा बच्चों 50 by 9 मोल ऑफ वाटर। अभी बताओ एवोगाड्रो ने क्या कहा था? कौन था एवोगाड्रो? एक साइंटिस्ट था। तो एवोगाड्रो ने बताया था कि एक मोल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.022 into 10⁻23। तो यहां पे बच्चों तुम्हारा इतने मोल पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आएगा बच्चों? ये 50 by 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तुम्हारा इस केस में आ जाएगा। तो अभी एक मॉलिक्यूल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 10। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा तुम्हारा 50 by 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10। ये करने पे जो भी आंसर आएगा बच्चों वही तुम्हारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो भी, इस क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, तो वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों आ गया चौथा क्वेश्चन, if a body gives out 10⁹ electrons every second, how much time is required to get a charge of 1 coulomb? यानी कि बोल रहा है कोई एक बॉडी है जहां से हर एक सेकेंड पे 10⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने पे। तो बच्चों सीधा सीधा हम लोग यहां से पता कर लेते हैं कि एवरी सेकेंड 10⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो छूट रहे थे बॉडी से, इसका मतलब एवरी सेकेंड उसको कितना चार्ज गेन हो रहा था। ठीक है, सो चार्ज गेन इन एवरी सेकेंड, कितना हुआ बच्चों? 10⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छूट रहा था वहां से, और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आ जाएगा बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इतना अमाउंट का चार्ज हर एक सेकेंड पे उसको गेन हो रहा था, हर एक सेकेंड पे। तो अभी पता करते हैं 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 1 by
1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो ये बच्चों अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो यहां से मिलेगा 6.25 इंटू 10⁹ 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। तो सेकेंड में जब तक है ना बच्चों, लग रहा है हाँ ठीक है चलो इतना सेकेंड पे इसको मिल जाएगा, लेकिन बच्चों तुम घर में इस सेकेंड को पहले मिनट पे कन्वर्ट करना, मिनट के बाद उसको आवर में कन्वर्ट करना, आवर के बाद उसको डेज में कन्वर्ट करना, डेज के बाद उसको ईयर में कन्वर्ट करना। तो देखना बच्चों, दैट नियरली इक्वल्स टू 198 ईयर्स। ओ माय गॉड, 198 ईयर्स लगेगा बच्चों उसको 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने के लिए। तो बच्चों 1 कूलम चार्ज कोई छोटे अमाउंट का चार्ज नहीं है। 1 कूलम चार्ज इज अ वेरी बिग चार्ज। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं बच्चों इस चैप्टर के ऊपर मैंने जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाया और इससे पहले जो भी कंसेप्ट थ्योरेटिकली मैंने समझाया वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अगर फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो कमेंट्स में जरूर बताना बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट्स करोगे अपना डाउट्स, और मुझे बहुत ही खुशी होगा कि अगर आप लोग डाउट्स अपने कमेंट्स पे पूछोगे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा श्योर। अगर कमेंट्स पे नहीं हो सकता है तो मैं अलग से वीडियो बना के वो वाला डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। तो बच्चों इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला जो टॉपिक्स है यानी कि कूलम्स लॉ के साथ, और तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।